आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई सीरीज साइको सैया के सारे एपिसोड्स को, जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक कार्तिक नाम के लड़के को हंटी नाम के बहुत बड़े गैंगस्टर से मार खाता हुआ देखते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये कहानी आशिकों के बीच की है और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है कुछ महीने पीछे, जहाँ हम एक चारू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी दादी को उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने आई थी। इसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वहाँ उसकी दोस्त रितु उसकी शायरियाँ सुन रही थी। यहाँ रितु कहती है कि ये सब शायरी किसके लिए है, जिस पर कार्तिक कहता है कि उसी का तो इंतजार है जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दे, वही मेरा असली प्यार होगा। जिसके बाद हम कार्तिक को अपने डॉगी के साथ खेलता हुआ देखते हैं। असल में कार्तिक को जानवरों से बहुत प्यार था। फिर कार्तिक जब अपने पापा के पास आता है तो देखता है कि उसके चाचा और उसके पापा की लड़ाई हो रही है, जहाँ उसके चाचा उसके पापा को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। इस पर कार्तिक चाचा पर भड़क जाता है, लेकिन उसके पापा उसे रोक लेते हैं। फिर कार्तिक के पापा कार्तिक को साइड में लाकर कहते हैं कि एक जानने वाले के रिश्तेदार आए हैं, उन्हें उज्जैन घुमाना है, इसलिए जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद हम चारू को देखते हैं जो एक लॉज में रुके थे और यहाँ एक बॉडीगार्ड को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो चारू पर फिदा है। खैर फिर जब कार्तिक उन मेहमानों को घुमाने के लिए आता है तो यहाँ चारू और उसकी दादी के लिए कार्तिक के पापा ने उसे भेजा था और यहाँ कार्तिक चारू को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद चारू कार्तिक से कहती है कि पहले हमारा मेन काम करा दो, मुझे दर्शन करना है। जिस पर कार्तिक भी जुगाड़ करके चारू को दर्शन कराता है। फिर जब कार्तिक घर आता है तो सीधा रितु को कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी लवर मिल गई, जिससे मुझे प्यार हो गया है और अब वही मेरी बीवी बनेगी। जो सुनकर रितु कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन से कार्तिक चारू और उसकी दादी को घुमाने लगता है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और फिर खबर आती है कि चारू की दादी की तबीयत खराब है, जो हो सकता है कि अब चल बसे। ये सुनकर तो कार्तिक तुरंत चारू की दादी के पास आता है और वो अपने साथ एक इंजेक्शन लाया था। असल में रितु एक डॉक्टर है तो उसी से कार्तिक ने ये दवा ले ली थी। यहाँ जब अब कोई नहीं होता तो कार्तिक दादी को वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे दादी होश में आ जाती है। फिर जब चारू अपनी दादी को एकदम ठीक देखती है तो वो कार्तिक से इम्प्रेस हो जाती है कि तुमने दादी की जान बचा ली। इसी के बाद से कार्तिक और चारू की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर कार्तिक यहाँ चारू से कहता है कि अपने बॉडीगार्ड्स को गोली मारो और चलो मैं तुम्हें उज्जैन घुमाता हूँ। जिसके बाद कार्तिक आज चारू को पूरा शहर घुमाता है और चारू भी खुश हो जाती है। फिर बातों बातों में चारू कार्तिक से बताती है कि मैं इतना आजाद कभी महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे तो कैद करके रखा गया है। जिस पर कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा, पर चारू कोई जवाब नहीं देती। अब यहाँ कार्तिक चारू को एक ब्रेसलेट गिफ्ट देता है और ये दोनों खूब बातें करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात जब कार्तिक चारू को चुपके से कहीं लेकर आता है तो वो उसे प्रपोज करने लगता है, लेकिन चारू कहती है कि मुझे तुम पसंद हो पर हमारा कुछ हो नहीं सकता। तभी ये जैसे किस करने वाले थे वहाँ एकदम से पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर तो चारू कहती है कि ये मेरा चेहरा न देख पाए क्योंकि मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। जिस पर कार्तिक भी चारू का चेहरा ढक देता है और पुलिस वाले से भिड़ जाता है। इसी तरह से वो चारू का चेहरा रिवील होने नहीं देता और चारू भी समझ जाती है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। खैर अब अगले दिन कार्तिक चारू से मिलने आता है तो देखता है कि चारू को एक आदमी जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जा रहा है और उसके साथ सारे बॉडीगार्ड हैं। तब कार्तिक इनका पीछा करता है, लेकिन वो लोग चारू को ले जा चुके थे और कार्तिक कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद कार्तिक तो मायूसी से दिन काटने लगता है, लेकिन फिर एक दिन उसके पास चारू की वीडियो आती है जिसमें वो कार्तिक से कह रही थी कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब ये देखकर तो कार्तिक को हौसला मिलता है और वो चारू से मिलने उसके शहर के लिए निकल पड़ता है, वो भी घर में किसी को बिना बताए। जिसके बाद वो चारू की पोस्ट देखकर उसे मंदिर में मिलने आता है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। और यहाँ कार्तिक को देख चारू डर जाती है, क्योंकि कार्तिक को किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तब कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा और तुम्हारा पीछा अब मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर हम हंटी चौहान नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जिस पर केस चल रहा था कि उसने अपनी गाड़ी से कुत्ते को मार दिया। तब यहाँ हंटी कहता है कि वो सब गलती से हुआ था, आप जो चाहे वो सजा दे दीजिए। इस पर जज हंटी को अपने घर में एक डॉगी पालने की सजा दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटी को एक खुखार कुत्ता दिया गया था पालने के लिए, जो शांत ही नहीं हो रहा था। यहाँ हम हंटी के भाई बंटी को भी देखते हैं, जिसने चारू को उज्जैन से उठाया था। और तभी यहाँ पर कार्तिक आता है जो कहता है कि मैं उज्जैन से आया हूँ, जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं और मुझे काम चाहिए, पैसों की जरूरत है। जिस पर हंटी तो मना कर देता है, लेकिन तभी कार्तिक उस कुत्ते को इशारे से शांत कर देता है, क्योंकि उसे जानवरों से बात करनी आती थी। ये देख तो हंटी कहता है कि तुम ये काम करोगे, जिस पर कार्तिक मान जाता है। फिर शाम को हंटी एक समारोह में जाता है और वहाँ वो सबको बताता है कि मेरी पहली बीवी रत्ना से मेरा तलाक होने वाला है और मैं अब चारू से शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर तो कार्तिक चौंक जाता है, क्योंकि वो तो अब तक सोच रहा था कि चारू हंटी की बहन होगी, लेकिन ये तो उसकी होने वाली बीवी है। जिसके बाद कार्तिक मौका मिलते ही चारू से मिलता है और चारू कहती है कि मैंने कहा था ना कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो हंटी एक गुंडा है जो तुम्हें और मुझे दोनों को मार
देगा। पर कार्तिक हार नहीं मानता और वो किसी तरह से हंटी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन जब कार्तिक चारू से मिलने उसके कमरे में आता है, तभी वहाँ हंटी शराब पीकर आ जाता है और कार्तिक को छुपना पड़ता है। अब यहाँ हंटी चारू से कहता है कि आज मेरा मूड है और वो जबरदस्ती चारू के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिस पर चारू भी कुछ कह नहीं पाती और ये सब देखकर कार्तिक बस तड़प रहा था। फिर अगले दिन जब चारू कार्तिक से मिलती है तो बताती है कि मेरी जिंदगी इसी तरह से कट रही है, क्योंकि वो हंटी मुझे बस एक सामान समझकर यूज करता है और कुछ नहीं। जिस पर कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग जाऊंगा। फिर कार्तिक के पास रितु का फोन आता है जो कहती है कि तुम वापस आ जाओ, वो हंटी एक गुंडा है जो तुम्हें मार देगा। लेकिन कार्तिक उसकी नहीं सुनता। इसके बाद हम बंटी को देखते हैं जो मासा नाम के अपने आदमी को मार रहा था। असल में बंटी को खबर मिली थी कि मासा और चारू उज्जैन से भागने वाले हैं, इसलिए वो उज्जैन जाकर चारू को ले आया था अपने भाई के लिए। हालांकि यहाँ मासा अपना मुंह नहीं खोलता। फिर अगले दिन कार्तिक चारू से आकर कहता है कि तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है ना, तो देखो। और ये कहकर वो अपनी पीठ दिखाता है जिस पर उसने चारू का टैटू बनवा लिया था। ये देखकर चारू समझ जाती है कि ये उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद चारू आज कार्तिक से बताती है कि पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती थी, वहीं पर हंटी ने मुझे देखा था और अपने पास बुलाया। तब उसने कहा कि वो मुझे फिल्मों में काम दिलाएगा। उसी के बाद उसने मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया और मैं कुछ कर नहीं पाई। साथ ही वो कहते कि मैं आज तक कहीं निकली नहीं, बस दादी के बहाने उज्जैन गई थी और वहाँ मासा के जरिए तुम्हारे पास भाग कर आने वाली थी। लेकिन उससे पहले बंटी मुझे यहाँ ले आया और अब मासा का मरना जरूरी है, वरना वो सच बता देगा जिससे तुम और मैं दोनों फंस जाएंगे। इस पर तो कार्तिक हैरान हो जाता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन चारू कहती है कि ये काम करना ही पड़ेगा। अब इन सब से कार्तिक टेंशन में आ गया था और 2 दिन ऐसा ही बीत जाते हैं जहाँ कार्तिक और चारू अक्सर चुपके से मिला करते थे और ये दोनों किस भी करते हैं। फिर यहाँ आज रात चारू दोबारा कहती है कि जाओ मासा को खत्म कर दो, वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। ये सुनकर कार्तिक भी चाकू लेकर मासा के पास आता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और अगले दिन घर में हल्ला मच जाता है कि मासा मारा गया। फिर यहाँ रिवील होता है कि मासा को उसी कुत्ते ने काट के मार डाला जो ये लोग लाए थे। और यहाँ चारू बाद में कार्तिक से बताती है कि उस आदमी पर कुत्ता मैं नहीं छोड़ा था, क्योंकि कार्तिक ने तो उसे भागने के लिए कहा था, पर चारू जानती थी कि बंटी उसे दोबारा पकड़ लेगा, इसलिए उसने मासा पर कुत्ता छोड़ दिया। इसी कारण मासा मारा गया। ये जानकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन जब हंटी चारू के साथ होता है तो वो उस डॉगी को देखते ही गोली मार देता है और कहता है कि ये कुत्ता पागल हो गया था, इसलिए इसका मरना जरूरी था। हालांकि ये सब देखकर तो कार्तिक के होश उड़ जाते हैं कि ये हंटी कितना निर्दयी है। फिर रात को हंटी चारू से कहता है कि इस शहर में मिसेस कटनी का कंपटीशन हो रहा है और इस साल मेरी बीवी बनकर तुम भाग लोगी। जिस पर चारू पहले तो मना करती है, लेकिन कार्तिक के इशारा करने पर वो मान जाती है। अब अगले दिन जब कार्तिक हंटी के पास आता है तो देखता है कि उसके पास तो उसके शहर का वही पुलिस वाला आया है जिसने उसे लड़की के साथ पकड़ा था। तब यह कार्तिक को देखकर वो पुलिस वाला हंसने लगता है और बताता है कि ये लड़का तो उज्जैन में आशिकी में मार खा चुका है। लेकिन हंटी कहता है कि अब तो ये मेरे लिए काम करता है। जिसके बाद हंटी कार्तिक से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछता है तो कार्तिक बचने के लिए कहता है कि उसका नाम रितु है, जिससे हंटी भी हंसने लगता है कि अच्छी बात है। अब शाम के समय हंटी चारू को लेकर उसी मिसेस कटनी के कंपटीशन में जाता है और असल में कार्तिक का प्लान था कि चारू को यहाँ से लेकर भाग जाऊंगा। फिर जब ये कंपटीशन शुरू होता है तभी यहाँ पर हंटी की बीवी रत्ना आ जाती है जो आते ही हंगामा कर देती है। इसी बात पर हंटी की अपनी बीवी से लड़ाई शुरू हो जाती है और ये मौका देखते ही कार्तिक चारू को लेकर भागने लगता है, लेकिन इन्हें जाता हुआ बंटी देख लेता है तो वो इनका पीछा शुरू कर देता है। तब रास्ते में कार्तिक को वही पुलिस वाला मिलता है तो कार्तिक उसके सामने हाथ जोड़ता है कि प्लीज मेरी मदद करो, जिस पर पुलिस वाला भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगता है। पर यहाँ भी बंटी ने इन दोनों को देख लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बंटी तो जाकर उस पुलिस वाले को मार डालता है और अब वो कार्तिक और चारू को भी मारने वाला था। तभी एकदम से बंटी के साथियों पर कोई गोली चलाता है और वहाँ एंट्री होती है हंटी की बीवी रत्ना की, जो यहाँ बंटी के साथियों को मार डालती है। फिर बंटी कहता है कि लगता है तो पुरानी बातें भूल गई, चल याद दिलाता हूँ। ये सुनकर तो रत्ना को गुस्सा आ जाता है और वो बंटी को भी मार डालती है, जो देख चारू और कार्तिक के होश उड़ गए थे। फिर रत्ना इन दोनों को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि वो हंटी किसी का भी सगा नहीं है, उसके अपने भाई ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन उसने अपने भाई का ही साथ दिया और अब जब मैं तलाक ले रही हूँ तो वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। इसलिए रत्ना कहती है कि तुम कार्तिक के साथ भूटान चली जाना, 3 दिन में मैं तुम्हें टिकट करवा दूंगी और सारा इंतजाम भी कर दूंगी। बस मुझे हंटी से एलुमनी के 50 करोड़ रुपए 2 दिन में मिल जाएंगे। तब तक तुम दोनों हंटी के साथ रहकर मेरे इशारे का इंतजार करो। जिस पर ये दोनों मान जाते हैं और रत्ना कहती है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगी। फिर अगले दिन हम हंटी को देखते हैं जिसे ये खबर मिल गई थी कि उसके भाई बंटी को रत्ना ने ही मारा है, तो वो रत्ना को लाकर सबके सामने गोली मार देता है, जिससे कार्तिक और चारू का दिमाग घूम जाता है कि अब हमारा क्या होगा। इसके बाद चारू कार्तिक के पास आकर कहती है कि अब तुम्हें ही हंटी को मारना होगा, वरना हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। और इससे कार्तिक बहुत डर जाता है। फिर अगले दिन जब ये लोग बंटी का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तभी यहाँ एक छोटा सा धमाका होता है और ये देख चारू रोने लगती है कि अब आपकी जान को भी खतरा है, आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा।
होगा। ये सब देखकर तो हंटी का दिल पिघल जाता है और वो सोचता है कि चारू उससे प्यार करने लगी, जबकि ये धमाका तो चारू ने ही करवाया था। फिर चारू कहते हैं कि हम कुछ दिन आपके फार्म हाउस पर चलते हैं जहाँ हम सेफ रहेंगे, तो इस पर हंटी भी मान जाता है। फिर चारू जाकर कार्तिक से कहती है कि हंटी को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम फार्म हाउस में उसे मार देना। ये सुनकर कार्तिक पहले तो मना करता है, लेकिन फिर चारू उसे किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद हंटी और चारू फार्म हाउस निकल जाते हैं, जहाँ कार्तिक भी हंटी की सेवा करने के बहाने आया था। फिर यहाँ फार्म हाउस पर कार्तिक देखता है कि एक बैल किसी के काबू में नहीं आ रहा, तो कार्तिक जाकर उस बैल को काबू में लाता है। इसके बाद शाम को हंटी आज चारू के साथ शादी करने का प्लान कर लेता है, जो जानकर तो कार्तिक हैरान था, पर वो कुछ कह नहीं पाता। और यहाँ हंटी चारू से शादी कर लेता है। साथ ही वो चारू से कहता है कि मैंने अपनी जायदाद में तुम्हें आधा हिस्सा दे दिया है, इसलिए मुझे कुछ भी हुआ तो तुम अमीर तो रहोगी ही। अब शादी के बाद जब हंटी खूब शराब पी लेता है तो कार्तिक सोचता है कि अब मैं इसे मार दूंगा, लेकिन वो हंटी पर गोली नहीं चला पाता और कार्तिक अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी हंटी को होश आता है, तो वो हंटी से कहता है कि तुम्हारी चारू मुझसे प्यार करती है, इसलिए हमें जाने दो, आप उसे कैद करके नहीं रख सकते। ये सुनकर तो हंटी कहता है कि ठीक है, उसे ले जा लो, और ये कहकर वो कार्तिक को मारने लगता है। जिसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं कि हंटी कार्तिक और चारू को मारने के लिए एक पहाड़ी पर ले आया है। ये वही सीन है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। फिर यहाँ वो कार्तिक को बहुत बुरी तरह मारता है और जैसे वो उसे खत्म करने वाला था, तभी वहाँ वही बैल आकर सबको उड़ा देता है जिससे कार्तिक ने दोस्ती की थी। फिर जब कार्तिक को होश आता है तो वो तुरंत हंटी को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ चारू कार्तिक पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद अब न्यूज में खबर आती है कि एक आशिक ने लड़की के चक्कर में अपने मालिक और उसके साथियों को मार डाला। वहीं चारू भी ये बयान दे रही थी कि कार्तिक ने सबको मारा है। हालांकि हंटी तो इस समय कोमा में है, जिससे चारू को थोड़ा डर था कि वो बच न जाए। इधर कार्तिक को भी पुलिस जेल में डाल देती है इस मर्डर करने के जुर्म में। जिसके बाद एक दिन कार्तिक से मिलने चारू आती है और कार्तिक पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर चारू आज सब बताती है। असल में चारू आजादी चाहती थी, लेकिन हंटी ने उसे कभी आजाद होने नहीं दिया और कार्तिक से पहले उसने मासा को बहकाया था यहाँ से भागने के लिए, लेकिन जब इससे भी दाल नहीं गली तो उसने कार्तिक को बकरा बना लिया। साथ ही उसने जब सुना कि रत्ना को तलाक के बाद 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो उसी ने हंटी को बताया था कि रत्ना ने आपके भाई को मारा है, जिसके कारण हंटी ने रत्ना को मार डाला और इस तरह से चारू ने 50 करोड़ रुपए बचा लिए। फिर यहाँ चारू कहते कि मैं अकेली हंटी की जायदाद की मालिक बन गई हूँ, क्योंकि अब मैं उसकी विधवा हूँ। ये सुनकर तो कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जेल से कुछ कर नहीं पाता और यहाँ से चारू हंसते हुए चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद कार्तिक से मिलने रितु आती है, जिसे कार्तिक कहता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया। ये कहकर वो रितु को गुस्से में भगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी बीच कार्तिक जेल से कई बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पकड़ा जाता है, जहाँ उसे काफी सजा मिलती थी। फिर एक दिन कार्तिक जब जेल में कैंप लगा था, वहाँ मौका मिलते ही भाग जाता है और वो सीधा रितु के पास आता है। तब रितु ही उसका ध्यान रखती है। वहीं पुलिस हर जगह कार्तिक को ढूंढ रही थी। फिर जब कार्तिक के केस का ट्रायल होता है तो वहाँ कार्तिक आता है और उसके साथ एक बड़ा वकील आया था उसका केस लड़ने के लिए, जिसे रितु ही लाई थी। तब यहाँ वकील ये प्रूफ करने लगता है कि कार्तिक ने कुछ भी नहीं किया और साथ ही वो ये सारा केस चारू पर डालने लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि चारू इस ट्रायल में नहीं आई और अगर उसने गवाही नहीं दी तो कार्तिक को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ये केस ऐसे ही चलता रहता है और चारू के न आने पर कार्तिक को 6 महीने बाद केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक जेल से तो आ गया था, पर उसे खुद से नफरत हो गई थी, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं करता था। इसी तरह से उसके दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन कार्तिक के पापा उसे कहते हैं कि रितु तुझसे शादी करना चाहती है, तो रितु के साथ तो खुश रहे। जो सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है और देखते देखते इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, जहाँ कार्तिक भी रितु के साथ खुश था। फिर एक दिन कार्तिक अखबार में चारू की दादी को देखता है, जहाँ वो एक्टिंग कर रही थी। ये देखते ही कार्तिक सीधा दादी से मिलने आता है और यहाँ पता चलता है कि ये दादी तो चारू की नकली दादी थी, जिसे वो पैसे खिलाकर लाई थी ताकि वो हंटी के सामने मासूम लड़की होने का नाटक कर सके। फिर यहाँ कार्तिक पूछता है कि बता चारू कहाँ है। तब डर के मारे दादी बताती है कि वो पैसा लेकर जॉर्जिया भाग गई। जिसके बाद कार्तिक फैसला करता है कि वो चारू से जाकर अपने सारे सवालों के जवाब लेगा और जब वो जा रहा होता है तब उसे रितु मिलती है, लेकिन वो कार्तिक को रोकती नहीं बल्कि कहती है कि अपने सारे जवाब पाकर तुम मेरे पास लौट आना। और ये सुनकर कार्तिक चला जाता है। जिसके बाद कार्तिक जॉर्जिया पहुंचकर वहाँ हर जगह चारू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर एक शाम जब कार्तिक कहीं जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग लूटने की कोशिश करते हैं। तब एक लड़की आकर कार्तिक को बचाती है और वो अपना नाम रुचा बताती है। यहाँ फिर वो कार्तिक को खाना खिलाने भी ले जाती है और उससे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर कार्तिक चारू की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। तब रुचा कहती है कि ऐसे तो मिलना बहुत मुश्किल होगा और वो चारू को ढूंढने का कारण पूछने लगती है। तब कार्तिक भी उससे थोड़ी बहुत बात बताता है। इस पर रुचा भी अपने बारे में उसे बताती है कि मेरे पापा एम्बेसी में काम करते हैं, तो मैं देश विदेश घूमती रहती हूँ, लेकिन आज तक मैं इंडिया नहीं गई और अगली बार मेरा प्लान इंडिया जाने का है। इसी तरह से इनकी खूब बातें होती हैं। फिर रुचा कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिसके बाद रुचा
रुचा कार्तिक के साथ चारू के बारे में पता करती है। इसी तरह से इनके 2 दिन बीत जाते हैं और फिर एक आदमी इन्हें बताता है कि इस लड़की का तो हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और ये अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर तो कार्तिक रोने लगता है कि मुझे इतना तड़पाने के बाद ये लड़की इतनी आसानी से मर गई। तब रुचा कार्तिक को संभालती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें क्लोजर मिल गया है, तुम वापस इंडिया लौट जाओ। ये सुनकर कार्तिक भी जाने का फैसला करता है। फिर जब कार्तिक वापस इंडिया जाने वाला था तभी एक आदमी कार्तिक से कहता है कि आपके साथ वाली लड़की का मेरी कार में सामान छूट गया था, अब वो तो चली गई, आप उसे ये दे देना। ये कहकर वो ड्राइवर वही ब्रेसलेट कार्तिक को दे देता है जो उसने कभी चारू को दिया था। इससे तो कार्तिक का दिमाग घूम जाता है कि ये चारू वाला ब्रेसलेट रुचा पर कैसे आया। यही सोचकर वो रुचा का पीछा करता है और वो देखता है कि रुचा तो यहाँ अपने घर में रहती है, जबकि उसने कहा था कि वो होटल में रुकी है। अब यहाँ कार्तिक को शक होता है कि कहीं ये चारू तो नहीं जिसने पैसों से प्लास्टिक सर्जरी करा ली और नाम बदल कर रह रही है। यही कहते ही कार्तिक रुचा पर भड़कने लगता है, जिससे डरकर रुचा बाहर भागती है और कार्तिक भी उसके पीछे था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हंटी की, जो कोमा से बाहर आ गया था और वो कहता है कि यही मेरी चारू है जो चेहरा बदल कर सोच रही है कि वो मुझसे बच जाएगी। ये कहकर वो रुचा को ले जाने लगता है और कार्तिक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई कार्तिक के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि ऋतु थी। यहाँ वो हंटी से कहती है कि तुम अपनी चारू को संभालो, मैं अपने कार्तिक को संभाल लूंगी और आज के बाद चारू कार्तिक को कभी नजर नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर हंटी चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और ऋतु हमें बताती है कि वो कार्तिक से बचपन से प्यार करती थी, लेकिन कार्तिक कभी समझा नहीं और जब कार्तिक को चारू ने जेल में फंसा दिया तब ऋतु ने ही चारू से कहा था कि मैं कार्तिक को जेल से निकाल लूंगी, लेकिन तू उसे कभी दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, जिसके कारण चारू सारा पैसा लेकर जॉर्जिया सेटल हो गई थी और उसने अपनी सर्जरी भी करा ली थी ताकि कभी हंटी कोमा से उठे तो चारू उसे कभी न मिले। यही कारण था कि रुचा ने जानबूझकर कार्तिक से कहा था कि चारू मर गई है और कार्तिक को भी क्लोजर मिल गया था, पर उस ब्रेसलेट ने गड़बड़ कर दी और ऋतु कहते कि अब मैं कार्तिक को दूर जाने नहीं दूंगी। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है।